गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सीखने वाले हैं विज्ञान विषय। विज्ञान विषय में पाठ 14 ऊष्मा का मापन तथा प्रभाव। इसके पहले हम लोगों ने ऊष्मा के क्या क्या प्रभाव है पढ़ चुके हैं। अच्छा, सातवीं में 7th स्टैंडर्ड में बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से ऊष्मा का संचलन संवहन होता है। अगर किसी धातु की पट्टी है, स्ट्रिप है या गोला है, उसको हम लोग हीट देते हैं, गर्म करते हैं तो वह प्रसारित होती है। तो ये सब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने देखा। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं, ऊष्मा का मापन किस तरह से करते हैं और ऊष्मा का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ पुनरावर्तन के तौर पर प्रश्न दिए। हमें ऊष्मा कौन कौन से स्रोतों से प्राप्त होती है? तो हमको ऊष्मा कहाँ से मिलती है? एक तो हम लोगों ने देखा है सूर्य ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत, जो हीट देने का काम करता है। वो सबसे बड़ा जो स्रोत है प्राकृतिक तौर पर, वह सूर्य है। सूर्य से प्रकाश भी मिलता है, ऊष्मा भी मिलती है। ऊष्मा का स्थानांतरण और दूसरा स्रोत क्या बता सकते हैं कि जैसे गैस के चूल्हे पर जो गैस हीट करते हैं उससे भी ऊष्मा मिलती है। और उसके बाद बहुत सारे ईंधन के जो स्रोत है उससे भी ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। अब इंडक्शन चूल्हे आए, इलेक्ट्रिक हीटर आया है, उसके द्वारा भी ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? इसके बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं। जैसे एक पतीला रखा हुआ है गैस के चूल्हे पर या बर्नर पर, हम इसको रखते हैं। जब हीट होता है तो इसका जो स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ उष्मा आगे की तरफ प्रवाहित होती है। इसके लिए इस पर कुछ इस तरह के प्लास्टिक अलग तरह का होता है, थर्मोप्लास्टिक, उसकी कवर लगाई जाती है या लकड़ी के हैंडल लगाए जाते हैं जो उष्मा की कुचालक होती है। इससे हमारा हाथ जलता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने देखा है। उष्मा के कौन कौन से प्रभाव तुम्हें मालूम है? अब उष्मा से क्या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है उष्मा से? जैसे बर्फ है, बर्फ पिघल करके पानी में कन्वर्ट होती है, बदल जाती है, परिवर्तित होती है। और क्या हो सकता है उष्मा के कारण? अगर पानी बॉइल हो रहा है तो वाष्प में परिवर्तित हो सकता है। उष्मा के कारण अभी बताया मैंने कि कोई मेटल की स्ट्रिप है, कोई धातु की पट्टी है, तो वह प्रसारित होती है। इस तरह से उष्मा के अनेक प्रभाव हैं। हमने पिछली कक्षा में देखा है कि उष्मा यह ऊर्जा का एक रूप है जो अधिक तापमान वाले वस्तु से कम तापमान वाले वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। किसी एक वस्तु का तापमान यह वह वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है इस बात को दर्शाता है। वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है इसके बारे में हम देख सकते हैं। तो कैसे पता चलता है कि वस्तु गर्म है या ठंडी है? तो वस्तु को ठंड या गर्म दोनों चीजों को देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? उसको छू करके देखेंगे तो भी उसका टेम्परेचर पता चल जाता है। और दूसरा जो तरीका है वह है तापमापी की सहायता से हम उसको चेक कर सकते हैं, या थर्मोमीटर की सहायता से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है आइसक्रीम का जो तापमान है चाय के तापमान की अपेक्षा कम होता है। अगर हम लोग आइसक्रीम को छूते हैं और गरम गरम चाय, तो दोनों के तापमान में अंतर हमें स्पष्ट दिखाई देता है, पता चलता है। हाँ, हमने यह भी देखा है कि उष्मा देने पर पदार्थ का प्रसरण होता है तथा पदार्थ ठंडा करने पर उसका आकुंचन होता है। आकुंचन और प्रसरण। आकुंचन का मतलब है सिकुड़ना किसी चीज का, और प्रसरण अर्थात बड़ा होना, प्रसारित होना। तो मेटल्स का एग्जाम्पल था, किस तरह से मेटल्स को अगर हम लोग, धातुओं को अगर हम लोग हीट देते हैं, उष्मा देते हैं तो प्रसारित होती है। और उसको जब ठंडा करते हैं तो फिर उसका आकुंचन, सिकुड़न, सिकुड़ना किसी चीज का, उसको कहते हैं आकुंचन। उसी प्रकार ऊष्मा के कारण द्रव्य में अवस्था परिवर्तन होता है। जैसे पानी है, पानी सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर पानी को हम लोग बहुत ज्यादा हीट देंगे तो वह वाष्प में कन्वर्ट होकर के वाष्प बन करके उड़ जाएगा। अर्थात पानी भाप में बदल गई, गैसीय अवस्था में आ गई। फिर उस गैसीय अवस्था के पानी को हम लोगों ने क्या किया, उस वाष्प को अगर हम ठंडा करते
अर्थात उष्मा कम करते हैं, कूल करते हैं उसको, तो फिर से वह पानी में बदल जाता है। और इसी पानी को जब हम फ्रिज में रखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे, जब इसका तापमान जाता है, अर्थात उसकी जो हीट है उसको और अधिक कम किया, तो वह बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। उष्मा की इकाई यहाँ पर दी है। एसआई प्रणाली में इकाई जूल है तथा सीजीएस प्रणाली में उष्मा की इकाई कैलोरी है। एक कैलोरी बराबर, एक कैलोरी अगर उष्मा है तो 4.18 जूल के बराबर होती है। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने उष्मा की हमें आवश्यकता पड़ती है, वह 1 कैलोरी ऊर्जा कहलाती है। अर्थात 1 ग्राम पानी मैंने लिया और उसका तापमान मुझे 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वह 1 कैलोरी होगी। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है, 1.5 किलोग्राम पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के लिए कितनी ऊर्जा या उष्मा लगेगी? उत्तर कैलोरी और जूल इन दोनों में तो उदाहरण बहुत अच्छा है, सॉल्व किया। यहाँ पर पानी का जो द्रव्यमान है 1.5 किलोग्राम अर्थात 1500 ग्राम। अब 1500 ग्राम पानी है, उस 1500 ग्राम पानी को मुझे क्या करना है, उसकी जो उष्मा है 15 डिग्री सेल्सियस से मुझे कहाँ तक लेकर जाना है? 15 डिग्री सेल्सियस से मुझे उसका जो तापमान है 45 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। 45 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए मुझे कितने उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, कितना हीट देना पड़ेगा, यही माप करके लिखना है। और कैलोरी और जूल दोनों में लिखना है। तो यहाँ पर जो उदाहरण है सॉल्व किया है, पानी का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम अर्थात 1500 ग्राम। तापमान में अंतर कितना है? 45 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक हमको ले जाना है 15 डिग्री से, अर्थात जो तापमान इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, वह है 30 डिग्री सेल्सियस। और तापमान में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी लगेगी? पानी का द्रव्यमान गुणे तापमान में हुई वृद्धि। यहाँ पर हम देखते हैं पानी का द्रव्यमान 1500 ग्राम। अब उसको क्या करेंगे हम लोग? गुणे तापमान में हुई वृद्धि। तापमान में कितनी वृद्धि चाहिए? 30 डिग्री सेल्सियस। तो 1500 में हम गुणा करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस का, तो आएगा 45,000 कैलोरी। अब 45,000 कैलोरी, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 4.18 जूल। तो इसका जो अंतर था इसके पहले वाले में, कि यहाँ पर 1 कैलोरी उष्मा बराबर 4.18 जूल, उसी के आधार पर 45,000 कैलोरीज में 4.18 जूल को गुणा करेंगे तो 1,88,100 जूल, इतना जूल उष्मा देनी पड़ेगी। तो इसका उत्तर आएगा 1.5 किलोग्राम पानी का तापमान 15 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए 45,000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता, उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। और उसी तरह से अगर जूल में उत्तर लिखना है तो 1,88,100 जूल उष्मा की आवश्यकता लगेगी। अब यहाँ पर उदाहरण दूसरा दिया है, 300 कैलोरी उष्मा देने पर पानी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो पानी का द्रव्यमान कितना होगा? इसे फार्मूला में जो बातें दी है उसको लिख करके हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। उष्मा है 300 कैलोरी, तापमान में अंतर है 10 डिग्री सेल्सियस, पानी का द्रव्यमान कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? उष्मा बराबर पानी का द्रव्यमान गुणे तापमान में वृद्धि। हमारा पानी का द्रव्यमान m है, तो m गुणे तापमान में वृद्धि कितना है? 10। उष्मा कितनी है? 300 कैलोरीज। तो m बराबर क्या होगा? 300/10 मतलब 30 ग्राम, अर्थात 30 ग्राम पानी का द्रव्यमान होगा। बहुत सरल सवाल है, अभ्यास के द्वारा इसको फिर से हल करोगे, अभ्यास करोगे तो अच्छी तरह से आ जाएगा। अब उष्मा के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया कि उष्मा का सबसे बड़ा जो स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत, वह है सूर्य। सूर्य पृथ्वी को प्राप्त होने वाली उष्मा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य के केंद्र में होने वाले नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिकीय
संलयन प्रक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिकीय संयोग होकर हीलियम के नाभिक तैयार होते हैं और उसी से ऊर्जा की निर्मित होती है। इसमें की कुछ ऊर्जा प्रकाश तथा उष्मा के स्वरूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी को जो सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वह कहाँ से होती है? सूर्य से। तो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें किस तरह से ऊर्जा का विकेंद्रीकरण होता है? सूर्य के केंद्र में लगातार स्फोट होते रहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की निर्मित होती है। अब यही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में किस चीज का उपयोग होता है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक का संयोग होकर हीलियम के नाभिक तैयार होते हैं और उसी से ऊर्जा की निर्मित होती है। इसमें की कुछ ऊर्जा प्रकाश तथा उष्मा के स्वरूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। जो सूर्य से पृथ्वी का अंतर है बहुत है, फिर भी उसने वहां पर जो नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है उसके कारण उष्मा पृथ्वी तक आती है और प्रकाश ऊर्जा के रूप में जो प्रकाश है वह भी पृथ्वी तक पहुंचता है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान अधिक होने से पृथ्वी भी उष्मा का स्रोत है। इस उष्मा को भू औष्णिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात जो पृथ्वी का तापमान है वह भी बहुत अधिक है, एक तरह से पृथ्वी भी उष्मा का स्रोत है। फिर रासायनिक ऊर्जा दी है। रासायनिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोल आदि ईंधनों के ज्वलन में ईंधन की ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया होकर ऊष्मा का निर्माण होता है। तो जो भी ईंधन की वस्तुएं खाना बनाने के लिए हम लोग ज्यादातर चीजों का उपयोग करते हैं या मोटर व्हीकल्स में उपयोग करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, और खाना बनाने के लिए बहुत स्थान पर बड़ा कोयले कलवा और टाइम लकड़ी का बेकार उपयोग होता होता है, गैस का उपयोग होता है। तो ये सब जो ईंधन के स्रोत हैं यह सब एक तरह से रासायनिक ऊर्जा की निर्मित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होकर अब विद्युत ऊर्जा क्या है? विद्युत ऊर्जा हम लोगों ने देखा है, इलेक्ट्रॉनिक जो हीटर है, इलेक्ट्रिकल हीटर्स का इस्तेमाल हम लोग हीट के लिए, हीट जनरेट करने के लिए करते हैं। और आजकल बहुत सारी ऐसी भी चीजें आई हैं, जैसे इंडक्शन चूल्हे नए नए आविष्कार हुए जिस पर हम खाना बना सकते हैं। फिर विद्युत इस्त्री का इस्तेमाल करते हैं, विद्युत चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। तो यह सब विद्युतीय ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा ऊर्जा के कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं। एक तरह से सूर्य, पृथ्वी, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उसके बाद है परमाणु ऊर्जा। अब परमाणु ऊर्जा क्या है? कुछ तत्वों जैसे यूरेनियम, थोरियम इत्यादि के परमाणु के केंद्रकों का विभाजन करने पर अत्यंत कम समय में प्रचंड ऊर्जा और ऊष्मा का निर्माण होता है। परमाणु ऊर्जा प्रकल्प में इसी प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं बहुत से स्थानों पर, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। उसके बाद तारापुर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग होता है। वहां पर यूरेनियम, थोरियम जैसे पदार्थों का उपयोग होता है, जिसके केंद्रकों में विभाजन होने के बाद बहुत ज्यादा ऊर्जा और उष्मा का एक साथ निर्माण होता है, जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा प्रकल्प में अनेक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। हवा, हमारे आसपास में पाई जाने वाली हवा में भी अधिक मात्रा में उष्मा समाविष्ट है। अब उसके लिए उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं कि किस तरह से जहाँ पर हवा तेज गति से चल रही है, गीले कपड़े डालते हैं तो थोड़ी देर बाद वह सूख जाता है, अर्थात हवा में भी उष्मा समाविष्ट है। तापमान, टेम्परेचर, कोई एक पदार्थ कितना गर्म है अथवा कितना ठंडा है यह हम उस पदार्थ को हाथ लगाकर बता सकते हैं, परंतु हमें महसूस होने वाली गर्म अथवा ठंडा यह संवेदना सापेक्ष होती है। सापेक्ष अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के साथ वह संकल्पना बदलती रहती है। यहाँ पर 3 बर्तन दिया है। सापेक्ष संवेदना क्या है हम इसको देख सकते हैं। एक में ठंडा पानी है, एक में गर्म पानी है, एक में गुनगुना पानी है। अगर कोई भी व्यक्ति, हो सकता है किसी को ज्यादा हीट लगे, किसी को कम लगे, इस तरह से व्यक्ति सापेक्ष भी यह संवेदना हो सकती है। और कई बार ठंडे पानी से फिर गर्म में हाथ डालने पर ज्यादा गर्म लगता है, या गर्म पानी से तुरंत अगर ठंडे पानी में हाथ डालते हैं तो वह कम इफेक्टिव लगता है। तो इस तरह से हम तापमान छू करके बता सकते हैं, लेकिन यह एक अंदाजित तापमान होगा
परफेक्ट कितना है वह हम नहीं कह सकते। एक ही आकार के दो अ और ब स्टील के बर्तन लो, अ में थोड़ा पानी डालो और ब में उसका दुगुना पानी लो। दोनों बर्तनों के पानी का तापमान समान है, यह सुनिश्चित करो। अब क्या किया, अ और ब दो स्टील के बर्तन लिए, दो पात्र लिए, दोनों में पानी डालते हैं। अगर आ में मैंने मान लो 100 ml पानी डाला है, 100 मिलीलीटर पानी डाला है, और दूसरे में फिर ब में उसका दुगुना अर्थात 200 ml पानी डालना होगा। उसके बाद दोनों का हम टेम्परेचर देखते हैं, तापमान देखते हैं, दोनों का तापमान समान होगा क्योंकि एक ही स्थान से दोनों पानी को लिया है हमने। तापमान समान है यह सुनिश्चित करने के बाद अब दोनों को हम स्पिरिट लैंप या बर्नर पर गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उस तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। मान लो दोनों जो पानी हमने लिया, अ में 100 ml है और ब में 200 ml है। अब दोनों का तापमान समान है। मान लो इसका दोनों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। अब हमको 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, अर्थात उसको गर्म करेंगे जब तक कि 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो नहीं जाता। अब दोनों बर्तनों का तापमान बढ़ाने के लिए क्या समान समय लगेगा? समान समय नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ब में जो पानी की मात्रा है वह दुगुनी है, इसलिए समय भी उसमें दुगुना लगेगा। अर्थात अ में जो पानी है उसको कम समय में हम गर्म कर सकते हैं, और ब में जो पानी है उसको अधिक समय लगेगा, क्योंकि ब में जो पानी की मात्रा है अ की अपेक्षा दुगुनी है। लेकिन जब शुरुआती तापमान हम लोगों ने देखा तो दोनों पानी का तापमान अ और ब का समान था। अब दोनों पानी का जो टेम्परेचर है उसको 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। तो ब के पानी को गर्म करने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होगी। ब इस बर्तन के तापमान में वृद्धि करने के लिए अधिक समय लगा होगा, अर्थात समान तापमान वृद्धि के लिए हमें ब को अधिक उष्मा देनी पड़ी। अर्थात अ और ब में का तापमान समान होने पर भी ब में की पानी की उष्मा या अ में की पानी की उष्मा की अपेक्षा अधिक होगी। तापमान का मापन करने के लिए डिग्री सेल्सियस या अन सेल्सियस, फिर फ़ारेनहाइट और केल्विन के इन इकाइयों का उपयोग करते हैं। केल्विन यह इकाई वैज्ञानिक प्रयोग में उपयोग में लाते हैं, तो अन्य दोनों इकाइयों का उपयोग हम दैनिक व्यवहार में करते हैं। अब इन तीनों का तुलना दी गई है, तीनों में क्या संबंध है वह बताया गया है। जैसे फ़ारेनहाइट बताया, फ़ारेनहाइट -32/9 इक्वल्स टू C/5 लेंगे, तो हम लोग ये दोनों तुलना और उसके साथ फिर केल्विन को कैसे नापेंगे, तो इस तरह से हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की तुलना कर सकते हैं। और उसी के साथ जो केल्विन है, केल्विन की इकाई बताया गया है कि जैसे वैज्ञानिक अपने प्रयोगों में मापने के लिए करते हैं उष्मा को, तो केल्विन बराबर क्या है, C प्लस सेल्सियस प्लस 273.15। इसके बीच का जो अनुपात का अंतर है वो यहाँ पर दिया है। उदाहरण के लिए इस तालिका में दिया गया है, जैसे पानी का क्वथनांक। सबसे पहले हम पानी का हिमांक देखते हैं। हिमांक का मतलब है पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमना शुरू करता है, तो उस समय 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस उस समय केल्विन में अगर उसको नापते हैं तो 273 के लगभग आता है। केल्विन में टेम्परेचर कितना आया, 273। अर्थात जब पानी बर्फ स्वरूप में बदलना शुरू होता है, तो उस समय अगर उसको हम लोग उस तापमान को अगर नापेंगे, डिग्री सेल्सियस में नापते हैं तो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट इकाई में नापते हैं तो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन होगा 273। उसी तरह से अगर पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग जो टेम्परेचर है उबलने का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में होगा 373। तब इसमें दोनों का अंतर कैसे आया, 273 हम लोग कैलोरीज प्लस 273 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 373। इस तरह से हम केल्विन फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही कमरे का तापमान अगर 23 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में होगा 72 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में होगा 296 केल्विन तापमान होगा। अगर नॉर्मल अपने कमरे का तापमान अगर अभी 23 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में 72 और केल्विन में 296।
इसके लिए और उदाहरण आगे दिए हल करके। उदाहरण 1 में 68 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस और केल्विन इन इकाइयों में कितना होगा। अगर किसी चीज का, किसी वस्तु का तापमान फ़ारेनहाइट में दिया है और वह है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हमको कन्वर्ट करना है केल्विन की इकाई में और डिग्री सेल्सियस में। अब सेल्सियस में तापमान C लिया, केल्विन में तापमान K लिया, तो जो सूत्र था वो क्या था, F-32/9 इक्वल्स टू C/5। अब F का मान दिया है 68, तो यहाँ पर हम 68 रखेंगे। 68 - 32/9 बराबर C/5। फिर 68 में से -32 किया तो 36/9 बराबर C/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से मिलेगा C बराबर 5 × 36/9, 9 चौक 36, 4 यहाँ पर आया, फिर 5 में 4 से गुणा किया, 5 चौक 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से अगर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है, तो के बराबर था C + 273.15। तो C के स्थान पर 20 रख देंगे, 20 + 273.15 आ जाएगा हमारा केल्विन में उत्तर 293.15 के अर्थात केल्विन। तो इस तरह से 68 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट किसी वस्तु का तापमान है या किसी जगह का तापमान है, दिया हुआ तापमान 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस में तापमान आएगा 20 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में तापमान आएगा 293.15 के और केल्विन। अब यहाँ पर दिया है कौन सा तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इन दोनों इकाइयों में समान होगा। तो सेल्सियस के लिए हम लोगों ने लिया C और फ़ारेनहाइट के लिए F लिया, और हमें क्या चाहिए, F इक्वल्स टू C, अर्थात फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ऐसी कौन सी अवस्था होगी या ऐसा कितना टेम्परेचर होगा कि जब दोनों समान होंगे। F इक्वल्स टू C हमें मिलना चाहिए। तो इसके लिए सूत्र दिया है F-32/9 इक्वल्स टू C/5। F फ़ारेनहाइट के लिए, C सेल्सियस के लिए। तो हम लोगों ने क्या लिया कि मान लो F बराबर C है, तो C F के प्लेस पे रखा हम लोगों ने, क्योंकि F बराबर C होना चाहिए। तो C - 32/9 इक्वल्स टू C/5। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C5 -32 में 5 से गुणा किया 160 और C × 9 9C। उत्तर कितना आएगा, इस C को 9C - 5C आ जाएगा 4C इक्वल्स टू -160। तो C इक्वल्स टू -40 डिग्री सेल्सियस, अर्थात -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में वह फ़ारेनहाइट में तापमान -40 डिग्री होने पर समान होगा, अर्थात -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस जब दोनों होंगे तब दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा या समान होगा। तापमापी दिया है, अगर घर में किसी को बुखार होता है तो उस वक्त हम लोग तापमापी का उपयोग करते हैं। चिकित्सकीय तापमापी अलग होता है। उसके बाद जो प्रयोगशाला में हम लोग उपयोग करते हैं थर्मामीटर अलग होता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली आकृति दी है, अब में एक तापमापी का चित्र दिखाया है। तापमापी में एक कांच की पतली नली होती है, ये कांच की पतली नली है और जिसके एक एक सिरा गुब्बारे के आकार का, इस तरह का गुब्बारे के आकार का थोड़ा सा फूला हुआ सिरा है। नली में पहले पारा भरा हुआ होता था, परंतु पारा हमारे लिए हानिकारक होने के कारण उस स्थान पर अब अल्कोहल का उपयोग करते हैं। नली की शेष जगह निर्वात के रूप में होकर नली का दूसरा सिरा बंद होता है। जिस पदार्थ या वस्तु का तापमान मापते हैं उस वस्तु के संपर्क में तापमापी का गुब्बारा कुछ समय तक रखा जाता है, जिसके कारण उसका तापमान वस्तु के तापमान के बराबर होता है। तापमान में हुई वृद्धि के कारण अल्कोहल का प्रसरण होता है और नली में उसका स्तर बढ़ता है। यहाँ पर एक तापमापी दिया गया है, ये एक छोटी सी ट्यूब होती है, पाइप, और यहाँ पर एक घुंडी नुमा जो बनाया गया है गुब्बारे के आकार का, जहाँ पर अल्कोहल भरा हुआ है। पहले पारे का उपयोग करते थे, मर्क्यूरी का उपयोग करते थे, किंतु वह हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए आप कई स्थानों पर अल्कोहल का उपयोग करते हैं। और जैसे ही इस गुंडी को, जिस भी वस्तु का तापमान नापना है, वहां पर इस गुंडी को रखते हैं,
इस तापमापी को रखते हैं तो धुंडी के अंदर का जो अल्कोहल है वह प्रसरित होकर के ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है। जैसे यहाँ पर दिखाया है कि लगभग 29 डिग्री सेल्सियस तापमान तक यह हुंडी के अंदर का जो अल्कोहल है वह प्रसरित होकर के यहाँ तक पहुंचा है। अगर हम लोग इसे उबलते हुए पानी में ले जाएंगे, गर्म पानी में, तो यह 100 डिग्री सेल्सियस तक ये जो लाल रंग का अल्कोहल है यहाँ तक पहुंचेगा। तो इस तरह से तापमापी का उपयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद चिकित्सकीय तापमापी यहाँ पर दिखाया गया है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण चिकित्सकीय तापमापी में सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का मापन करते हैं। अगर इस तरह के जो तापमापी है जिसमें 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का मापन, जैसे मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल टेम्परेचर है वह होता है। अगर इसका उपयोग हम लोग पानी के अंदर करेंगे या बॉइलिंग वाटर के अंदर डालेंगे तो यह चिकित्सकीय तापमापी टूट जाएगा, क्योंकि इसके प्रसरित होने के लिए इसके अंदर जो पारा भरा है, मर्क्यूरी भरा है, यह प्रसरित होकर के आगे की तरफ जाएगा। आगे पूरी तरह से बंद है, प्रसरित नहीं हो पाएगा। तो यह चिकित्सकीय तापमापी सिर्फ मनुष्य के शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है, ज्यादातर डॉक्टर के पास होता है। और इसके अंदर एक सेंसर लगा है, डिजिटल तापमापी जिसे कहते हैं। यहाँ पर पारा है, सेंसर के द्वारा भी नापा जाता है। दूसरा एक तरीका आजकल हम लोगों ने देखा है, जो थर्मल गन आई है, कई स्थानों पर आप लोगों ने देखा होगा, या कई बैंक में जब हम इंटर करते हैं या किसी ऑफिस में इंटर करते हैं तो वहाँ पर थर्मल गन लेकर के एक व्यक्ति खड़ा होता है। वह भी सेंसर के द्वारा काम करता है। हम दूर से ही तापमान को हम नाप सकते हैं। उसमें संवेदक होता है जो शरीर से निकलने वाली उष्मा का और उस आधार पर तापमान का प्रत्यक्ष मापन कर सकता है। उसे डिजिटल तापमापी भी कहते हैं। और आजकल जो आधुनिक प्रणाली आई है वह है थर्मल गन। अब प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला तापमापी या परंतु उसके तापमान की गणना करने का विस्तार अधिक हो सकता है। उसके द्वारा -40 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच का अथवा उससे भी कम व अधिक तापमान का मापन किया जा सकता है। दिन भर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का मापन करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के तापमापी का उपयोग करते हैं, जिससे न्यूनतम अधिकतम तापमापी कहते हैं। यहाँ पर दिखा है न्यूनतम और अधिकतम तापमापी। इस तरह का जो थर्मामीटर है इसका उपयोग जो दिन का तापमान है, जैसे कल के जो दिन का तापमान था मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस था और मिनिमम 22 डिग्री सेल्सियस था। तो इस तरह का जो टेम्परेचर है उसको नापने के लिए न्यूनतम अधिकतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला में जो तापमापी है उसमें -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 अर्थात उसका जो रेंज है वह काफी बड़ा होता है, क्योंकि प्रयोगशाला में अनेक वस्तुएं ऐसी है, जैसे बर्फ है उसका टेम्परेचर लेना है या किसी चीज का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लेना है, तो उसके लिए इस तरह के तापमापी का उपयोग होता है, जिसमें -40 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। मनुष्य के लिए जो तापमापी का उपयोग करते हैं उसमें 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक। और यहाँ पर न्यूनतम अधिकतम तापमान मापी है तो ज्यादातर मैक्सिमम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस 55 डिग्री तक होगा, और उसके बाद मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस तक होगा। तो इस तरह का जो तापमापी है उसका उपयोग दिन के तापमान के लिए उपयोग करते हैं, जिसे कहते हैं न्यूनतम अधिकतम तापमापी। कोई एक गर्म वस्तु ठंडी वस्तु के संपर्क में आने पर दोनों का उष्मा का आदान प्रदान होता है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने देखा है। जैसे गर्म पानी रखा है आप लोगों ने स्नान करने के लिए, ठंडी के समय में गर्म पानी, तो थोड़ा सा हम लोगों ने किसी पतीले में गर्म किया, फिर उसे बड़ी सी बाल्टी या बकेट में डालते हैं जिसमें ठंडा पानी पहले से है। और जब उस ठंडे पानी में गर्म पानी को मिक्स करते हैं तो दोनों मिक्स होकर के दोनों का पानी का उष्मा का आदान प्रदान होता है और पानी गुनगुना हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हम दैनिक जीवन से भी ले सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।